हेलो एवरीवन, फैक्टोट्रेसी में आपका स्वागत है। पहले इस चैनल का नाम ज्योग्राफी फॉर ऑल था, लेकिन अब इसका नाम फैक्टोट्रेसी है। इस नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो वीडियोस में ज्योग्राफी, जीएस ज्योग्राफी पर भी वीडियोस हैं, कुछ करंट अफेयर्स पर भी वीडियोस हैं। लेकिन आज मैं बस आपसे बातचीत करने आई हूँ। कोई स्लाइड नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, बस मुझे बात करनी है। और जैसे मैं देखती हूँ जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, तो उनके मन में कुछ कॉमन सवाल होते हैं, कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं जो हर जगह एक ही तरह का मैं देखती हूँ कि सबके मन में एक तरह का कंफ्यूजन रहता है। कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं होती हैं उनके मन में। तो ऐसे ही सब इश्यूज को लेकर आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो इसी पर चलते हैं आगे। जैसे विशेष रूप से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो सोचते हैं कि ये करना है, और इसमें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है, या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देना है, तो ये टारगेट ले करके चलते हैं। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में सबसे पहले बात करूंगी जो एकदम फ्रेशर्स हैं और ये मान करके मैं चल रही हूँ कि उनको कुछ नहीं पता है इस एग्ज़ाम के बारे में, और बस एक वेग कुछ हल्का फुल्का कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कि कैसे शुरू करना है और कैसे आगे बढ़ना है, एक मोटे तौर पर एक उसका पैटर्न मैं डिस्कस करूंगी पॉइंट वाइज। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो इस टारगेट को लेकर के चलते हैं, तो उनके मन में एक मोटिवेशन होना चाहिए। चाहे ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो मन में एक मोटिवेशन होना चाहिए कि क्यों जाना है इस एग्जाम में, और क्या उनको मोटिवेट करता है कि इसमें जाना है। तो सबसे पहले अगर किसी से भी बात की जाए तो पहला जो तात्कालिक जो मोटिवेशन फैक्टर होता है वो पावर है, अथॉरिटी है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, प्रेस्टीज है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये सब तो है ही, लेकिन ये जो है, क्योंकि ये एग्जाम जो है, इसका प्रिपरेशन और इस एग्जाम का ऐसा पैटर्न है कि इसमें ये काफी लेंथी होता है, काफी समय लेता है। तो मोटे तौर पर मान लीजिए कि एक अगर एकदम कंसिस्टेंटली, अगर पूरी तरह से इंटेंस वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल की तैयारी चाहिए। और 1 साल का प्रोसेस होता है एग्जाम का। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो 1 साल का समय लग जाता है, तो मोटे तौर पर 2 साल का समय चाहिए। तो इस 2 साल तक आपको मोटिवेट करे ऐसा कोई फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन फैक्टर जो है, क्योंकि मेहनत है, कंसिस्टेंसी चाहिए, सेल्फ फोकस्ड होना चाहिए, तो इसको बनाए रखने के लिए कुछ मोटिवेशन फैक्टर इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप, ये सब तो तात्कालिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जिस पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जो आप काम करेंगे तो उसको ध्यान में रखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये आपको ज्यादा परमानेंटली मोटिवेट करेगा, तो इससे आप और अच्छा कर पाएंगे कि ये अगर मैं यहाँ पहुंचता हूँ या पहुंचती हूँ तो मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये चीज जो है अपने दिमाग में हमेशा रखिए। और थोड़ा बहुत जो है अप डाउन चलता रहता है इतनी लंबी तैयारी में, और इतना लंबा जो एग्जाम प्रोसेस है, तो उससे जो है, उससे डाउन होने की जरूरत नहीं है, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन एक मोटिवेशन फैक्टर जो है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि इस पर आप टिके रहे, क्योंकि बीच में छोड़ना जो है ये समय की बर्बादी है, आपके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो एक मोटिवेशन फैक्टर रहना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, 1 स्टेप एट ए टाइम लेना है। तो पहला जो है मोटिवेशन फैक्टर आपका हो गया, फिक्स हो गया कि हाँ, इस कारण से मैं
इधर इस एग्जाम को लेना है या ये देना है। दूसरा कि आप इसके बाद जब आपने तय कर लिया कि ये देना है, तो आप एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह से जाने, थॉरोली एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह से जाने कि ये है प्री होता है, इसमें ये है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो है इंटरव्यू है, और फिर जो उसमें जनरली लोग जो है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो टॉप के 2-3 जो पोस्ट होते हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में ही जानते हैं कि आईएएस है, सेलेक्ट हो गए तो आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये अगर नहीं बने तो और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनके बारे में भी जानना चाहिए। 22-23 सर्विसेज हैं। तो सबसे जो टॉप पर अनडाउटेडली आईएएस आईपीएस है और आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन और ग्रुप ए सर्विसेज भी है काफी, जैसे कि आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इंडियन ट्रेड सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस है, तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस है। तो बहुत सारी और सर्विसेज है। तो ये थॉरोली आपको जानना चाहिए कि भाई इसमें अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो मेरे क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे और कहाँ कहाँ जाया जा सकता है या क्या मेरे पास ऑप्शन है। तो ये जो है जानना चाहिए। और तो ये काफी कुछ बहुत कुछ रहता है इसमें, तो सिर्फ ऊपर ऊपर जानना ठीक नहीं है, उसमें डीपली आपको जानना चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है, जब आपने मोटिवेशन फैक्टर तय कर लिया, आपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लिया, सर्विसेज के बारे में जान लिया, थर्ड स्टेप है कि आप उसके सिलेबस के बारे में जाने। सिलेबस क्या है? सिलेबस यूपीएससी जो है या स्टेट पीसीएस जो है वो आपसे सिर्फ 2 तरीकों से कम्युनिकेट करता है। एक तो सिलेबस है और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इसी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भाई क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो तीसरा स्टेप है कि आप सिलेबस के बारे में जाने, प्री में क्या सिलेबस है, क्या जीएस ये है, एक ऑप्शनल है तो ऑप्शनल पेपर होता है, तो आपको ऑप्शनल पेपर तय करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। तो सिलेबस के बारे में जान लें, प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। तो ये आप थॉरोली जाने, डीपली जाने, तो ये आपके लिए आगे हमेशा जो है ये आपके लिए हेल्प करेगा। और सिलेबस जान लिया आपने, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप है कि आप अपने बेसिक को मजबूत करें, अपना आधार बनाएं। और बेसिक कैसे मजबूत होगा, हम लोग हमेशा जो है बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स आप इसको रिफर करें, एनसीईआरटी बुक्स से शुरू करें, शुरू में ही आप जंप ना करें रेफरेंस बुक्स पर। तो जीएस में जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आप पहले एनसीईआरटी बुक्स को कलेक्ट करें अपने सामने, और 1 by 1 एक एक सब्जेक्ट को लेकर के आप उसमें अपना टाइम पीरियड ये कर लें, निर्धारित कर लें कि जैसे इंडियन पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो है वो जो आपको लगे कि हाँ ये यहाँ से कुछ नया देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, तो वहाँ से आप शुरू करें। इंडियन पॉलिटी को पहले कंप्लीट करें, मान लीजिए कि एक वीक में एक रीडिंग कंप्लीट करें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को या ज्योग्राफी को उसको कंप्लीट करें। फिर आप इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करें, हिस्ट्री को कंप्लीट करें। ऐसे 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम साइक्लिक वे में आप इसको एक एक सब्जेक्ट को लेते जाएं और इसके एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करते जाएं। फर्स्ट रीडिंग दें इसको, और फर्स्ट रीडिंग देते समय ये मन में नहीं आना चाहिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है या याद नहीं रह पा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार पढ़ रहा है तो सब कुछ याद रहना चाहिए, बस एक फैमिलियर होना है उद्देश्य इसका। एक रीडिंग मारना है, एक रीडिंग मार लिया आपने, और इसके साथ ही आपको पहला जो काम करना है बेसिक बनाने के लिए, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। सिलेबस जो है उसके 2 पार्ट्स है, एक स्टैटिक पार्ट है, एक डायनेमिक पार्ट है।
तो स्टैटिक पार्ट के लिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू किया, और डायनेमिक पार्ट के लिए, करंट अफेयर्स जो है डायनेमिक पार्ट है, उसके लिए आप एक न्यूज़पेपर जो है वो डेली रीडिंग उसकी शुरू करें। तो आप जो हो रहा है आपके आसपास उससे आप फैमिलियर होते जाएंगे। तो फैमिलियर होते जाएंगे तो अब ये आएगा कि न्यूज़पेपर जो है वो कैसे पढ़ें। फर्स्ट पेज 1 से लेकर के लास्ट पेज तक पूरा का पूरा पढ़ना है। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, वो आपको देखते देखते जो है समझ में आ जाएगा। जो जैसे मेन जो भी कुछ ऐसा होता है तो वो जो है आ जाता है न्यूज में, उसको जान लेना है क्या हुआ। फिर जो बीच का एडिटोरियल पेज होता है उसमें एडिटोरियल होता है, जो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट करंट इशू होता है उस पर जो है कुछ विचार रखे गए होते हैं वो आपको पढ़ना है। उसी पेज पर जो मिडिल पेज होता है उसमें कुछ एडिटोरियल पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं वो आपको देखना है। कुछ स्पोर्ट्स का पेज है उसमें देख लिया। तो इस तरह से और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ डेवलपमेंट हो रहा है साइंस टेक में, या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ है, या इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ है, तो वो आपको मेन आपको देखते देखते वो आपको अपने आप ही वो लगेगा कि हाँ ये जो है ये पढ़ना है। तो ये हो गया, ये आपका बेसिक जो है ये तैयार हो रहा है कि आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स को 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट लेकर के, और दूसरा जो डायनेमिक पार्ट है उसको कवर करने के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये 1-2 महीने तक ये रूटीन जो है ये चलाना है। तो ये आपका ये करते करते जो है ये आपका एक बेस जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप जो है नेक्स्ट स्टेप ये है, न्यूज़पेपर रीडिंग को जारी रखें। एक रीडिंग आपने दे दी एनसीईआरटी बुक्स को, उसके बाद फिर आप सेकंड रीडिंग दें एनसीईआरटी बुक्स को। 2 बार पढ़ना है एनसीईआरटी बुक्स को, उसी तरह से साइक्लिक वे में एक एक सब्जेक्ट को लेकर के खत्म करना है। तो 2 रीडिंग हो गई एनसीईआरटी बुक्स की। एनसीईआरटी बुक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्कूल के बच्चों के लिए होता है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स भी होते हैं उनको बहुत सरल तरीके से समझाया गया होता है कि जो एकदम जो उस सब्जेक्ट से वाकिफ नहीं है, जो एकदम बिगिनर्स हैं, उनको भी वो समझ में आ जाए, इसलिए इजीएस्ट वे में उसमें समझाया गया होता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स को कहा जाता है पढ़ने शुरू में। तो अब आपने 2 रीडिंग दे दी हर सब्जेक्ट के बुक्स एनसीईआरटी बुक्स को, न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी जारी है। अब आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप है हर सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक आप तय करें अपने लिए। एक रेफरेंस बुक तय करें। जैसे मान लीजिए कि आप इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी है एनसीईआरटी बुक्स आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप एक बुक रखें, लक्ष्मीकांत है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एक ही बुक। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, मल्टीपल रिसोर्सेज में ना फंसे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कंफ्यूज करने के लिए काफी हैं। तो आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उसको आधा पढ़ा, फिर किसी के बारे में पता लगा, उसको आधा छोड़ दिया, फिर वो शुरू कर दिया पढ़ना, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ें बजाय कि इसके बजाय कि आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ें। तो एक हर सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक जो है वो आप तय कर लें अपने लिए। जैसे इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी है तो आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली, उसके बाद आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह से आप हर सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक तय करें और वो अपने पास रखें। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप है कि आप हर सब्जेक्ट का 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक जो है वो कंप्लीट करें। तो ये हो गया आपका आगे का जो आपकी तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर गई। उसके बाद फिर आप इसके बाद क्या करना है कि ये आपकी एक रीडिंग पूरी हो गई रेफरेंस बुक्स की, तो आपका एक ओवरऑल एक ओवरव्यू बन जाएगा सिलेबस के को लेकर के। जो इसमें जीएस की बात मैं कर रही हूँ, जीएस का जो सिलेबस है उसका एक कलेक्टिव एक आपके मन में एक बन जाएगा, बेस बन जाएगा। उसके बाद आपको इसी स्टेज पर आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तय कर लेना है। ये नहीं कि पहले ये देखना है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, तो ये अप्रोच सही नहीं है। आपको शुरू में ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको तय करना है और वो तय कर लें
और उसका जो सब्जेक्ट, उसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको कलेक्ट करें और उसको धीरे धीरे जो है पढ़ना, रीडिंग मारना शुरू करें। और ज़्यादा नहीं, हर दिन जैसे कि 2 से 3 घंटे आप उसको रीडिंग करें। और इस तरह से जैसे जो सिलेबस के अनुसार स्ट्रिक्टली आप सिलेबस को फॉलो करें, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो उसके अनुसार जो है आप वो पढ़ना शुरू करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 2 से 3 घंटे शुरू में, जब आप अभी बेस बना रहे हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपका बेस बन रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आपका हो गया अपना, ये आपका एक बेस बन गया, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, ऑप्शनल हो या जीएस हो। तो और करंट को लेके भी आपका एक व्यू पॉइंट बन जाएगा इतने दिनों में। उसके बाद आप आते हैं वैल्यू एडिशन पर। तो वैल्यू एडिशन इसलिए कह रहे हैं इसको कि वैल्यू एडिशन इसलिए है क्योंकि आपने स्टैटिक जो उसका पोर्शन है वो आपने रेडी कर लिया। उसके बाद वैल्यू एडिशन ये है कि उसमें जहां जहां आप जो अभी तक करंट जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो करंट जो मैटर है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, वो आपको देखना है। जैसे इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सिटीजनशिप का जो चैप्टर है उसमें चेंज आया है, तो ये आप करंट अफेयर्स से लेकर के उसको अपडेट कर ले। तो ये आपका वैल्यू एडिशन है, ये आपका अपडेशन हो रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो अपडेट हो रहा है, हमेशा अपडेटेड रहे। तो आप जो करंट जो पढ़ रहे हैं, जो आप वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है वो अप्लाई हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी है वो अप्लाई हो सकता है, साइंस टेक है, क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो अप्लाई हो सकता है। तो ये सारा जो है वो आपको नजर रखना है, उस पर हमेशा ध्यान देना है कि कहाँ ये अलर्ट रहना है। तो जैसे हिस्ट्री वगैरह है वो तो स्टैटिक है, उसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं दिखते हैं। तो ये आपका ये हो गया, आपका एक स्टेप आ गया वैल्यू एडिशन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपका अगला जो आता है स्टेप, उसके बाद इतना आपका रेडी हो गया। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना शुरू करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के भी और मेंस के भी। तो ये देखने से आपको अपना डायरेक्शन, जो तैयारी का जो डायरेक्शन लेकर आप चल रहे हैं, वो आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपकी जो तैयारी है उससे वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, चाहे वो प्री के क्वेश्चंस हो, जीएस के, या फिर आपके मेंस के क्वेश्चंस हो, जीएस के या ऑप्शनल के भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखना शुरू करें और आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं है। तो इससे और फिर कोशिश करें कि जैसे एक एक सेक्शन, जैसे जीएस में प्री का एक एक सेक्शन, जैसे इंडियन पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, तो उसमें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मॉक क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आपको एक डायरेक्शन देगा, सेंस ऑफ पर्पस देगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप अपना समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, उसका पर्पस, अंतिम पर्पस क्या है कि आपसे क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए। तो ये जो है, ये आप अगला स्टेप है, यहाँ तक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, एकदम उसको रेडी रेफरेंस के साथ उसको अपने पास रखें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है। इसके बाद आगे जो है, और बार बार मेरा ये कहना है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, खुद को कंफ्यूज ना करें, और एक ही बुक को 10 बार पढ़ना सबसे अच्छा है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि रिवाइज करें, खूब रिवाइज करें, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। तो इससे आपको क्या होता है कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हैं, 5 बार 6 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं, और जो बार बार मैं कह रही हूँ कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, इससे एक फायदा ये होता है कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखने से ये होता है कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जितनी बार आप 5 बार 6 बार रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर वास्ट होता है, तो अगर आपका रिसोर्स भी फैला हुआ होगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे।
और रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। और जब आप ये रिवाइज करेंगे तब उस समय आपको पता लगेगा, आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एक सीक्वेंस में आपको रिवीजन करना है। आपका अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे लेते हुए जाना है पूरे सिलेबस को, और कहाँ पर जाकर के खत्म करना ये आपको पता है। और ये चीज आपको 5 बार 6 बार करना है, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। तो रिवीजन करने से क्या होता है कि आप जो आप तक आपने पढ़ा है महीनों से, वो आपके दिमाग में एक शेप ले लेता है, एक शेप ले लेता है, और इसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये मेरा भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है, अगर कुछ पढ़ा है और वो अगर रिवाइज नहीं हो पाया है तो उसमें फिर गड़बड़ होती है। लेकिन अगर अच्छे से रिवाइज्ड है सब्जेक्ट मैटर तो वो एक मेंटल मैप बन जाता है उस सब्जेक्ट मैटर का और उस स्टडी मटेरियल का, कि ये है इस, जैसे मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी में ही कोई टॉपिक है, तो उसमें मान लीजिए सिटीजनशिप है, तो इसमें पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, अंत में ये चेंजेस आए हैं, तो ये है। या ज्योग्राफी में मान लीजिए कि मॉनसून है चैप्टर, तो इसमें पहले ये है, पहले जो है इसका क्या इसका अर्थ है, ये कैसे इसका ऑरिजिन होता है, ये इस कैसे आता है, इसके कैसे विंड डायरेक्शन होता है, इसमें क्या मैप्स हैं। तो ये जो है ये आपका सीक्वेंस जो है एक पक्का हो जाता है आपके दिमाग में बार बार जब आप रिवाइज करते हैं। और ये सीक्वेंस जो है ये आपके प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो काम करता ही है, ये सबसे ज्यादा काम करता है जब आप मेंस में बैठते हैं, मेंस का एग्जाम जब आप देते हैं और आपको जब वहां पर आंसर लिखना होता है, तो ये जो सीक्वेंस है यही जो है वहां पर आपको काम देता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको किस सीक्वेंस में लिखना है। क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं और उसमें आप देखते के साथ आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाएगा कि इसमें पहले जो है ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, अंत में ये कंक्लूजन देना है। अगर कोई मैप है तो ये एक पार्ट मैप डालना है, ये स्केच डालना है, ये मैप डालना है, और इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है इस आंसर को। कोई अपडेशन है, कोई लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको उसमें ऐड करना है। ये रिवीजन से ही संभव है। तो ये एक आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक कंपैक्ट वे में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए रिवीजन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो रिवीजन पर ध्यान देना है। उसके बाद आगे जो है मेरा ये सुझाव है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपनी तैयारी में, कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि एक दिन जो है 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर जो है 2-4 दिन जो है छूट गई तैयारी, और फिर जो है इधर उधर कुछ हो गया दिमाग, और फिर जो है आप वो आप ट्रैक नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आपका बीच में फ्रीक्वेंट गैप्स होंगे तो आपका ट्रैक जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहें अपनी तैयारी में, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये हो सकता है कि कभी आप 6 घंटे ही पढ़ें, कभी 10 दिन 15 दिन में एक दिन का गैप ले सकते हैं, ये तो अच्छा है, मतलब रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए। लेकिन जो है कभी 6 घंटे 8 घंटे जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और इसके साथ ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पर ध्यान दें। जो आप पढ़ रहे हैं क्वालिटी टाइम दें उसको, ना कि क्वांटिटी पर ध्यान दें। ये नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन आपका जो ध्यान है वहां पर नहीं है। तो जो भी पढ़े एक तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, और दूसरा जो है वो पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, क्वालिटी पर ध्यान दें कि आप कितना गेन कर पा रहे हैं और कितना आपके दिमाग में रिटेन हो रहा है। अगर कोई जरूरी नहीं है कि कोई टॉपिक है तो एक बार में ही क्लियर हो गया, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको बार बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, या फिर अगर किसी से हेल्प लेना है कुछ तो आप हेल्प लें, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं उनकी हेल्प लें। कोई अगर मेंटर को आपके पास है तो उसकी हेल्प लें, लेकिन आप उसको क्लियर करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो ये एक यहाँ तक है। उसके बाद फिर दूसरा है डीमोटिवेट नहीं करना, पॉजिटिव बने रहना है। कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी एंड
फोकस। तो ये 3 चीज जो है ये हमेशा अपने साथ बनाए रखें। तो और जो पढ़ रहे हैं उसमें जैसे कि ज्यादा कम होता है तो उससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। अपना वीकली टारगेट बना के रखें कि इस वीक में मुझे जो है इतना इस सब्जेक्ट में इतना करना है, या फिर जो भी आपको हर कैंडिडेट के लिए कोई एक प्लान जो है वो जो है सूट नहीं करता है। तो क्योंकि सबका जो है वो कुछ हो सकता है, कोई वर्किंग हो या फिर कोई और रूटीन हो, उसका डेली रूटीन हो, उसके अनुसार वो अपना जो है वो स्टडी टाइम जो है वो प्लान कर सकता है। तो अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपने सेट कर लिया उस पर आप स्टिक टू योर स्टडी प्लान एंड स्टडी रूटीन, ये इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में ये मेरा कहना है कि जो आप इतनी मेहनत करेंगे 1 साल 1.5 साल जो भी है, तो इसको आप एंजॉय करें। इस तैयारी मंजिल से ही जो है वो खुशी नहीं मिलती है, बहुत बार रास्ता भी जो है वो खुशी देता है। तो इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ आपका होराइजन जो है वो वाइड होता है। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता है जीवन का, मतलब ये जो है दिमाग को काफी कुछ जो है इसका जो सोचने समझने और देखने का नजरिया जो है वो काफी कुछ जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज होता है, और आपका होराइजन जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को एंजॉय करें। रिजल्ट के बारे में हर समय ना सोचते रहें कि अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो बस अपने काम पर ध्यान दें। ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसको 100% देना है, और 100% आप अपना दें, उस पर ध्यान लगाएं, और आगे जो है वो छोड़ दें रिजल्ट के बारे में सोचना। वो तो आगे जब आप एग्जाम देंगे तो खुद ही वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जब आप अच्छे तरीके से अपना 100% दे रहे हैं तो निस्संदेह जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो इसलिए रिजल्ट की चिंता ना करते हुए अपना फोकस, अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। और जिनको लगभग 1 महीने के बाद जिनको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, अटेम्प्ट करना है, तो उनके लिए बस एक ही सुझाव है मेरा, वो जितना हो सकता है इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, मैक्सिमम रिवीजन करने में। कोई नया सब्जेक्ट मैटर ना देखें क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन होगा, डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए रिवाइज करें जितना हो सकता है, और यही उनके लिए काम करेगा। और जो है अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास बनाए रखें, तो ये उनको आगे कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम हॉल में। और जो मैंने आज जो बताया है उसका एक क्विक रिकैप मैं एक मिनट में करके इस वीडियो को खत्म करूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अपना मोटिवेशन फैक्टर को पहचाने, आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। दूसरा कि एग्जाम पैटर्न से वाकिफ करें खुद को, एग्जाम पैटर्न क्या है। तीसरा कि सिलेबस जो है वो थॉरोली देखें, उसको स्टडी करें। चौथा है कि अपना बेस बनाएं, एनसीईआरटी बुक्स और करंट अफेयर्स को पुख्ता करें, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। उसके बाद आगे बढ़ें, जो है रेफरेंस बुक्स को शामिल करें अपनी तैयारी में और वैल्यू एडिशन करें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना शुरू करें, उसको सॉल्व करना शुरू करें। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट वगैरह अगर हो सकता है तो उसमें शामिल हो। और इसके बाद फिर अपना जो आपका डायरेक्शन जो है वो आपको क्लियर होगा, सही है नहीं है, कुछ कमी है तो वो दूर कर सकते हैं आप। और उसके बाद फिर अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, रिवीजन जितना हो सकता है करें पूरे सब्जेक्ट मैटर का, और अपना फोकस, पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और इसके साथ ही इस जर्नी को एंजॉय करें। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ यहीं पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।